गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, सेकेंड ईयर। तो कल हम लोग अपना सेक्शन भी स्टार्ट कर दिए थे, है ना। सेक्शन बी में आप लोगों का क्या था? माइक्रोबायोलॉजी थी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन, अबाउट बैक्टीरिया एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, राइट। ये हम लोगों ने टॉपिक कल कवर कर लिए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया जीवाणु की संरचना कैसी होती है। अगर आपको याद हो तो कल एक डायग्राम बनाया था, उसको दोबारा बना लेते हैं एक बार, आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये डायग्राम हम लोगों ने कल बनाया था। ठीक है, ये डायग्राम हम लोगों ने सेकेंड ईयर कल बनाया था और आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी था।
अब हमें करना क्या है, अब हमें इन सब के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करनी है, ठीक है। 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम इन सभी के बारे में। चलें, सबसे फर्स्ट जो है, अगर आप ध्यान दें तो सबसे बाहरी परत जो होती है, ये बाहरी परत, ठीक है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कैप्सूल या स्लाइम लेयर के नाम से, ठीक है। स्लाइम लेयर को हम हिंदी में श्लेष्मिक परत के नाम से जानते हैं, और कैप्सूल को संपुट, यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे बाहरी परत जो होती है उस पर क्या पाया जाता है? कैप्सूल या स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्लेष्मिक पदार्थ, श्लेष्मिक परत। वही कैप्सूल को बोलते हैं हम संपुट। ठीक है, अब आ जाइए जरा इनके ऊपर। किसी किसी बैक्टीरिया में, मतलब किसी किसी जीवाणु के ऊपर कुछ एक श्लेष्म पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ चिपचिपे श्लेष्म पदार्थ पाए जाते हैं, जो किसका निर्माण करते हैं? आपके स्लाइम लेयर का, यानी कि श्लेष्मिक परत का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये श्लेष्मिक पदार्थ जो होती है, मतलब ये स्लाइम लेयर जो है, वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है आपकी, स्लाइम लेयर बनी होती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की, ठीक है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। वहीं जो आपका कैप्सूल, कैप्सूल मीन संपुट, कैप्सूल आपका बना होता है पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और कभी कभी ये पॉलीपेप्टाइड चेन का भी बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड का भी बना होता है। ये दोनों जनरली, कैप्सूल और स्लाइम लेयर, जनरली होते एक जैसे हैं, लेकिन इनके कुछ भौतिक संगठन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे अभी बताया था कि जो स्लाइम लेयर जो होती है, थोड़ा सा हल्का सा चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जो किसका निर्माण करता है? आपका स्लाइम लेयर का, मतलब श्लेष्मिक परत का निर्माण करता है। वहीं अगर ये ही परत जो है कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसी जेली टाइप, बहुत ज्यादा गाढ़ी परत के रूप में जब अगर आ जाए, तो वो किसका निर्माण करती है? आपके कैप्सूल का निर्माण करती है। ये कैप्सूल जो है, ये किसका बना होता है? आपके पॉलीसैकेराइड का। भाई ये तो बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी कर जाता है, किसी किसी में पॉलीसैकेराइड का, डाइसैकेराइड का, या किसी किसी में पॉलीपेप्टाइड का भी बना होता है। अब हम बात करें कि इनका फॉर्मेशन, मतलब ये बनते कैसे हैं, तो इनका फॉर्मेशन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, कोशिका झिल्ली, ये अपने अंदर से कुछ एक पदार्थ स्रावित करती है, जिसकी वजह से कोश, इसके ऊपर कोशिका, ये जो झिल्ली आपकी ये है कोशिका, बैक्टीरिया कोशिका जो है, इसके ऊपर ही परत बन जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? संपुट या श्लेष्मिक परत के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जरा क्लास एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें कैप्सूल पाया जाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने इम्यूनोलॉजी पढ़ाया था जब, तो आपको एक पदार्थ बताती थी परफोरिन नाम का, जिसमें क्या बोलते थे कि परफोरिन क्या काम करता है? आपकी कुछ कुछ बैक्टीरिया या कुछ कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इनको मैक्रोफेजेस से नहीं इनको हम खत्म कर सकते, तो हम क्या करते थे? ये परफोरिन जो पदार्थ होता था, ये परफोरिन जो पदार्थ होता था, ये क्या करता था? इसकी जो सेल वॉल होती थी, है ना, उसको रैप्चर कर देता था। याद है ना? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एंटीजन ही पढ़ रहे हैं अब हम लोग। एंटीजन तो भाई एक बैक्टीरिया तो हो ही सकता है ना जनरली, तो ये सब चीजें अब आपको
थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें संपुट नहीं पाया जाता, या ये कहें कि जिनमें संपुट अनुपस्थित होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये तो बात रही आपकी कैप्सूल और स्लाइम लेयर के बारे में, कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्त्रावन कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है, और ये किसके बने होते हैं? स्लाइम लेयर जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, और कैप्सूल जो है पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड का बना होता है किसी किसी बैक्टीरियाज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक सेल वॉल। भाई आप लोग अगर ध्यान से देखें तो इस कैप्सूल के अंदर की जो परत पाई जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सेल वॉल के नाम से। ये सेल वॉल जो होती है ये बहुत हार्ड होती है, ये तो सभी जानते हैं, सेल वॉल थोड़ी सी हार्ड होती है। लेकिन एक बात और जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं, ये जो स्लाइम लेयर थी ये इस सेल वॉल के पास है भाई, या यही तो है आपकी स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल। ठीक है, उसके नीचे क्या है? सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल के साथ बहुत ही ढीले रूप से जुड़ी रहती है। कैसे? ढीले रूप से, बहुत ही लूजली अटैच रहती है सेल वॉल से। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कैप्सूल की, तो ये कैप्सूल जो होता है बहुत दृढ़ रूप से, बहुत ज्यादा मतलब हार्ड रूप से, स्ट्रांगली उससे अटैच रहता है, दृढ़ रूप से जुड़ा रहता है। ठीक है, इसलिए तो कैप्सूल इजीली उसको हटाना इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम उसको सेल वॉल से अलग कर सके कैप्सूल को। ठीक है, तो कैप्सूल में स्लाइम लेयर में ये भी डिफरेंस होता है भाई, स्लाइम लेयर और कैप्सूल होते तो एक जैसे ही, मगर कुछ भौतिक संगठन में अंतर होने की वजह से हम उनको थोड़े से अलग अलग उसमें कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बात अगर हम लोग सेल वॉल की लें अब, तो आप लोगों को याद हो कल आपको जब लक्षण बताए थे तो ये कहा गया था सेल वॉल जो होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको सेल वॉल के बारे में अच्छे से जानना है। तो सेल वॉल जो होती है मतलब कोशिका भित्ति जो है वो कुछ पदार्थों से मिलकर बनी रहती है। कौन कौन से होते हैं? कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? एन एसिटाइल, ग्लूकोज, एमीन। स्ट्रक्चर को ऊपर से रफ कर देते हैं आपको इससे अच्छे से दिखाई दे। ठीक है क्लास? ग्लूकोज, एमीन। वही सेकेंडरी जो होता है वो होता है एन एसिटाइल, म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, एंड थर्ड, इसमें भाई 3 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना? एन एसिटाइल, ग्लूकोज, एमीन, एन एसिटाइल, म्यूरेमिक एसिड, एंड थर्ड इज पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 कंपोनेंट्स जो होते हैं, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजेमिन एंड एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड। ग्लूकोजेमिन को हम जनरली जी से डिनोट करते हैं एंड म्यूरिक एसिड को जनरली हम एम से। ठीक है, अब क्लास ये जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं ये आपस में एक ही लाइन में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से या इस टाइप से किसी भी वे में ये अगर होंगे तो एक ही लाइन में अटैच है ये सारे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी भी उसमें हो। लेकिन वहीं अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर हम बात करते हैं,
ठीक है, जैसे ये तो दोनों यहाँ आ गए लाइन पर, यहाँ पर, ठीक है, ग्लूकोएजामिन एंड ग्लूटामिक एसिड, वही जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो होता है इनको क्रॉस करते हुए, लाइक दिस, ठीक है। अब वो किस तरह से होता है जरा इसका एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो मैंने सभी एक ही लाइन में विन्यासित किए हैं। वहीं अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये इनसे थोड़े से क्रॉस करते हुए बनते हैं। इसमें कम से कम एमिनो के 3, कम से कम 3 बता रहे हैं, उससे ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं भाई। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब ही क्या होता है, जिसमें बहुत सारी पॉलीमीन क्या होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसमें कम से कम 3 अणु उसमें रहते हैं। इसी के साथ एक पॉलीपेप्टाइड ब्रिज पाया जाता है। ठीक है, यहाँ ये जी, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये जी जो है ये क्या है, एन एसिटाइल, यहाँ से हम हटा रहे हैं एन, तो ये जी क्या है, ग्लूकोज एमीन एंड एम इज रेफर टू म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। तो ये तो एक ही लाइन में विन्यासित है, वही जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो इन दोनों को थोड़ा सा कट करते हुए इससे जुड़ी रहती है। वहीं इन दोनों अणुओं को, मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ एक ब्रिज, एक पुल मौजूद रहता है, सॉरी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, अदरवाइज आप किसी किसी बुक में पेप्टाइड ब्रिज के नाम से देखेंगे, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सेकेंड ईयर, ठीक है। समझ में आया सभी को कि यहाँ पर ये जी, जी मीन क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एम इज रेफर टू एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये एम किसको भाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, एन का मतलब, एम का मतलब क्या है यहाँ पे, म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों तो एक ही लाइन में विन्यासित हैं, और जबकि जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो इनको क्रॉस करते हुए बनती है, ठीक है। इन दोनों अणुओं को आपस में जोड़ने के लिए भाई एक पुल का काम क्या होता है, एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने का काम कौन करता है, पुल काम करता है। तो यहाँ पे जो पेप्टाइड ब्रिज जो होता है वो यही काम कर रहा है।
ये देखिए, इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा अलग अलग बनाया है मैंने, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब ये तीन चीजें जो है या तीन कंपोनेंट्स जो आप देख रहे हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल पॉलीपेप्टाइड, ये सब जनरली करते क्या है, ये ही आके जाके म्यूकोपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। यही तो अगर म्यूकोपेप्टाइड का भी फॉर्मेशन करेंगे। क्यों कहा जाता है कि बैक्टीरिया सेल वॉल जो होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है ना, इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है, चलिए, किसी को इससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। डायग्राम से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। किसी को भी कोई भी परेशानी है भाई तो जरा पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक, अब क्या हम स्टडी करेंगे, अब हम स्टडी करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। साइटोलॉजी मतलब जो आपका सेकंड पेपर होता है फर्स्ट ईयर में, जूलॉजी में सेकंड पेपर साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उसमें अपने आप में एक ह्यूज टॉपिक होता है सेल मेम्ब्रेन, है ना, जिसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ते हैं जैसे रॉबर्टसन का एकक झिल्ली सिद्धांत, और ये फ्लड मोज़ेक हम एक वो पढ़ते हैं प्रारूप, है ना। इसी प्रकार ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये आपको थोड़ा सा याद भी होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और ये कैसी होती है? ये होती है अर्धपारागम्य होती है। भाई अर्धपारागम्य तो आप लोग जनरली जानते ही होंगे, ये कैसा वर्ड होता है अर्धपारागम्य। अर्धपारागम्य मीन्स ये पूरी तरीके से पारगम्य नहीं होती, ये हर पदार्थ को अपने अंदर जाने नहीं देती, ये बहुत सेलेक्टिव होती है। मतलब अर्ध किसी किसी को तो जाने देगी, किसी किसी को रोक देगी, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि हर चीज आपके इसके लिए कोशिका के लिए बहुत अच्छी हो, जीवाणु कोशिका के लिए। तो जो इसके लिए अच्छी होती है उसको तो जाने देती है, जो बेकार होती है उसको रोकने की कोशिश करती है। तो इसी के आधार पर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इसकी, तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली जो है वो कैसी होती है? अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, इसी से आपका किस चीज का भाई वो हुआ था, स्त्रावन हुआ था, आपकी कैप्सूल का हुआ था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो साइटोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है रॉबर्टसन का एकक झिल्ली प्रारूप या एकक झिल्ली सिद्धांत। उसमें क्या बताते हैं रॉबर्टसन? ये दोनों तरफ से बाउंड रहती है, दोनों तरफ क्या मौजूद रहती है आपकी? प्रोटीन। और वहीं पर अंदर की तरफ क्या मौजूद रहता है? बायोलिपिड लेयर होती है, ये तो सभी को पता रहती है। तो यही प्रारूप किसमें रहता है? आपके बैक्टीरिया में। ठीक है, तो यहाँ तो सबको सब कुछ पता है। अच्छा सेकेंड ईयर, चला एक सेकेंड आप लोग रिज्वाइन कीजिएगा प्लीज।